के सानहे 9 मई में मुलव्विस अफराद के मुकदमात अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज फौजी अदालत ने सानहे 9 मई 2023 में मुलव्विस इमरान खान के भांजे हसन नियाजी समेत मजीद 60 मुजरिमान को 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुना दी हैं। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमान को सजाएं सुनाई हैं। इससे कबल फौजी अदालत ने 21 दिसंबर को 25 अफराद को इन वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्जाम में 2 से 10 साल कैद की सजाएं सुनाई थीं। सवाल ये है कि इस फैसले के मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे। मुल्की सियासी मंजरनामा देखे तो यूं महसूस होता है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का अमल तेज हो रहा है। आज PTI वफ्द की इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात इस सिलसिले की अहम कड़ी थी। क्या मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे या मामलात डेडलॉक का शिकार होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे पख्तियाका पर TTP के ठिकानों पर बमबारी ने तालिबान को सीखपा कर दिया है। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया है कि सरहद पार हमले बंद नहीं होंगे, कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सवाल यह है कि तालिबान TTP को नकेल क्यों नहीं डालते। इन तमाम मामलात और इनसे जुड़ी खबरों पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ साहब, सीक्वेंस से मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सज़ाओं का सिलसिला जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया था इन वे कि आप मुकम्मल करें अपनी कार्रवाई। तो हमने पिछले हफ्ते देखा 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुनाई गई थी उनका जुर्म साबित होने के बाद, और अब पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने जो रिमेनिंग थे, पिछले हफ्ते हम सवाल उठा रहे थे सबके एक साथ क्यों नहीं किए गए, तो उन्होंने जो दूसरा मरहला है उसमें 60 मुजरिमान को 2 से लेकर 10 साल तक की सज़ाएँ सुना दी, और साथ ये भी बताया है कि सारा एविडेंस जो है वो उसकी जाँच पड़ताल की गई और कानूनी हक भी दिया गया, उनके वरसा भी दौरान ट्रायल मौजूद रहे, तो यकीनी बनाया गया कि ड्यू प्रोसेस मुकम्मल हो। तो उसके बाद उन्हें सज़ाएं सुना दी गई हैं। लेकिन इन सज़ाओं को लेकर पिछले हफ्ते भी और अब भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली बहुत कंसर्न शो किए जा रहे हैं, वो US स्टेट डिपार्टमेंट हो या ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस हो या इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, वो पाकिस्तान को ये बावर करा रहे हैं कि आपको इंसानी हकूक़ की पासदारी को यकीनी बनाना होगा इन सज़ाओं के बाद। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बानी PTI वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मिलिट्री कोर्ट्स या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो नताइज से आगाह है। पिछले हफ्ते भी सज़ाएं सुनाई गई और इस वक्त भी, यानी नो मोर कह दिया गया है, डू मोर को, या प्रेशर बर्दाश्त करने की अहलियत है। देखिए, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि पहली जो सज़ाएं हुई वो तो मुझे समझ आ गई थी जी। क्या समझ आई थी? क्या ये समझ आई थी कि इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है कि हम टफ हैं और हमसे मजाक मत करें, वी मीन व्हाट वी से जी। तो ये एक फर्स्ट शॉट अक्रॉस द बाउ जैसे कहते हैं। मगर उस वक्त ये कहा गया कि जो बाकी हैं वो इन ड्यू कोर्स उनकी सुनाई जाएंगी, उसको रोक लिया गया। आपको याद होगा मैंने कहा था सबका तैयार है जी। वो एक ही जगह सारा कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ पीछे हटा रखा है ताकि आगे नेगोशिएशंस करनी है तो शायद उसके लिए पीछे कुछ चीज़ें रख ली गई। ठीक। मगर अब एकदम सडनली वो जो रह गए थे उनका भी अनाउंस कर दिया। हाँ, और खाता क्लियर कर दिया गया। और खाता क्लियर कर दिया। हाँ। तो अब इसका ये मतलब है कि समथिंग हैज हैपेंड इसके दौरान, जिसकी वजह से वो जो पहले जो सोच थी उसको तब्दील किया गया। पहले यही सोच थी कि इसको रखा जाएगा पीछे। अच्छा। ये खान साहब के साथ इसका ताल्लुक है और ये किसी स्टेज पे हमें शायद इसको और डिले करना पड़े। बैकअप रखा गया था। बैकअप रखा गया था। अच्छा। मगर अब वो बैकअप नहीं रहा, उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया। हाँ। तो मेरा ख्याल है जो कुछ इसका मतलब है कुछ पिछले 4-5 दिन के अंदर, जब से ये पहली और दूसरी अनाउंसमेंट और फिर ISPR का एक और बयान आना जिसकी खास जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पहले कर चुके थे, तो ये तो आना ही था, तो आ जाता, खत्म हो गई थी बात। तो इसका मतलब है समथिंग हैज हैपेंड, जिसकी वजह से थोड़ी सी शिफ्ट की है अप्रोच। अच्छा, वो क्या है जिस चीज़ की वजह से मेरे ख्याल में इन्होंने अपना रवैया चेंज किया है वो मेरा ख्याल है यही है जो इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है इनकी तवक्को नहीं थी कि ये इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, और इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो गया। उसका जो मेन फोकस है इंटरनेशनल प्रेशर का वो यही है कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो ये नहीं कि वो गैर कानूनी है, कि वो उनके अंदर इंसानी हकूक़ को की तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता उसके अंदर। तो इसलिए इन्होंने ये फिर ये किया है कि नहीं, इस दफ़ा जो बयान आया उसमें यही कि हमने हर लीगल इशू जो है उसको कानून के मुताबिक किया है, और ये भी कि अब फाइनल फैसले जो हैं वो हमारी जो आइन के मुताबिक ही होंगे। अपील का हक होगा इन सज़ाओं के खिलाफ, और ये अपील जो है उन्होंने जो बात इसको वज़ाहत नहीं की, अपील तो पहली अपील जो होती है
वो तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही होती है, अबव द मिलिट्री कोर्ट, फौज के अंदर ही अपील होती है। उसके बाद जो अपील होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और उसके बाद जो अपील होती है वो फिर हाई कोर्ट में होती है। तो उन्होंने तो सिर्फ हवाला दिया है कि अपील का इसमें है बिल्कुल गुंजाइश, और वो आइन के मुताबिक है। तो मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर जो आया है उसको कम करने के लिए, एक तो ये कि ये बाद में इतना ज़्यादा प्रेशर ना बन जाए कि हम ये अनाउंस ही ना कर सकें। अच्छा। बेहतर यही है कि एक ही खाते में ख़त्म कर दिया जाए इस बात को, और उसके बाद जो है जान छुड़ाई जाए इस चीज़ से। अच्छा। और इसको आइन के मुताबिक उधर रास्ता दिखा दिया जाए कि और भी कोई रास्ता है इसके अंदर जो अपीलें हो सकती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसका ये मतलब है, आज के जो बयान है ISPR का, इसका ये मतलब नहीं है कि अब किसी हायर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाएगी बात, या आर्मी चीफ के पास जाएगी, या प्रेसिडेंट के पास जाएगी। अच्छा। क्योंकि उसके लिए तो फिर जिन लोगों को सज़ा दी गई है वो अपील करते हैं ना। अगर वो अपील ही ना करें तो कुछ नहीं होता, सज़ा रहती है अपनी जगह पर जी। तो मेरा ख्याल है दो बातें अब मैं कहूँगा। एक तो ये लोग जिनकी सज़ाएँ होंगी इनको अपील नहीं करेंगे। अच्छा। फ़ौज के आगे अपील नहीं करेंगे। दिस इज़ माई असेसमेंट। दूसरी बात है ये इंतज़ार करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के आगे जो केस है जी, उसका पहले फैसला हो जाए कि क्या दो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे। क्या एक ये कि क्या सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्राई किया जा सकता है कि नहीं जी। दूसरा ये कि क्या इन लोगों को इनके जुराइम ऐसे थे जो कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई हो सकते हैं कि नहीं। अगर इजाज़त है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किसी किस्म के कानून वायलेशन की, तो क्या ये वो केस थे या नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट के आएंगे तो फिर जाके ये सारी बात क्लियर होगी। और मुझे ऐसे लग रहा है आयशा कि ये अब इसको खोल दिया गया है, और ये इसकी सिंपल वजह यही है कि इंटरनेशनल प्रेशर है। और मैं ये भी बता दूँ सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, आप अगर पाकिस्तान का मीडिया देख लें तो 90% मीडिया जो है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो इट इज़ अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट्स। आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट्स फॉर सिविलियंस, और काउंटर प्रेशर बहुत ज़्यादा है फ्रॉम द बार एंड बेंच। और बार जो है वो तो बड़ा क्लियर है, मगर जो बेंच है उसके अंदर भी डिवीज़न है इसके अंदर, और वो डिवीज़न एक दो जजेस की है। और जो लोग इस वक्त कहे जाते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके मौक़िफ़ को, या गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर से भी कुछ जजेस हैं जो कि सवाल टेढ़े और सख्त सवाल करने शुरू कर दिए उन्होंने। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थिंकिंग फिर से रीथिंकिंग हो रही है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर कि जी क्या ये रास्ता जो हमने इस्तेमाल किया था, क्या इसके साथ हमारा मकसद पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। मकसद था खान को धमकी देना, खान को सीधा करना, ठीक, और कुछ हाथ में रखनी तलवार, ठीक, कुछ गुंजाइश रखनी हाथ में, और उधर दिखाना कि हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब वो तो कर दिया, मगर दो बातें हुई। एक ये कि तवक्को नहीं थी कि इंटरनेशनल काउंटर इतना आएगा, तवक्को नहीं थी मेरा ख्याल है। अगर होती तो मैं आपको बताता हूँ इनको क्या करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। अच्छा। मैं उधर आता हूँ तो आई गिव एविडेंस ऑफ दिस। इनका नहीं ख्याल था कि इस किस्म की रिएक्शन होगी, इसीलिए इनके जो स्पोक्समैन हैं उनकी तरफ से बातें आ रही हैं कि क्या बात है कि जब इमरान खान के ज़माने में मिलिट्री ट्रायल्स हुए और लोगों को सजा दी गई, उस वक्त तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। वो याद दिलाया जा रहा है कि उस वक्त तो आप बोले नहीं थे, अब आप हक में थे। अच्छा, कि आम अदालतों में डिले हो जाता है, या जमानतें हो जाती है, या मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है। तो अब आप कह रहे हैं वो आपकी आर्ग्यूमेंट अब चल नहीं रही है। क्योंकि अगर आप चाहते, आप अगर ये आर्ग्यूमेंट थी, और हवाले ये भी दिए जा रहे हैं कि देखिए ना अमेरिका के अंदर उन्होंने कितनी जल्दी कैपिटल हिल वालों को 3-3 माह में सजाएं दे दी, और इसलिए हमारे अदालतों में तो होता नहीं है, इसलिए हमें इधर ले जाना पड़ा। तो उसकी जवाब भी तो है ना सबके पास। उसका जवाब यही है कि देखिए वहाँ भी स्पेशल कोर्ट्स में हुआ था ना, वहाँ कोई मिलिट्री ट्रायल सुनी हुए थे ना। तो अब आप भी चाहते तो आप स्पेशल कोर्ट्स बना देते, 3-3 माह के अंदर उनको ऑर्डिनेंस के तहत कहते कि जी इनको ट्राई करें, उनको फैसला करें। तो ये तो सिविलियन कोर्ट्स में भी हो सकता था ना, ये ज़रूरी था इसको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना। मिलिट्री कोर्ट्स में इसलिए लेके गए कि एक पैगाम देना चाह रहे थे, अच्छा, खान साहब के सपोर्टर्स को भी और उधर खान साहब को भी, कि वी विल डील विद इट विद एन आयरन हैंड। बिकॉज आप मगर इशू तो खड़ा हो गया ना, कि इशू ये खड़ा हो गया है कि क्या एक तरफ आप खुद कहते हैं कि एक साजिश थी फ़ौज के अंदर गन डालने की, ख़राब करने की, बगावत कराने की, फिर आप कहते हैं एक मास्टरमाइंड था। अभी तक आपने वो मास्टरमाइंड का नाम नहीं लिया, आपने अभी तक एविडेंस नहीं प्रेजेंट की कि मास्टरमाइंड था। तो अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आप इन लोगों को सजाएं कैसे दे सकते थे। ये तो
फुट सोल्जर्स थे, इनको तो पता ही नहीं था कि कोई साजिश है कि नहीं है। ये बेचारों को क्या पता था साजिश अगर थी तो कोई और कर रहा था ना। अभी आपने वो तो प्रूव नहीं किया और इनको आप उस खाते में ले गए हैं जिसके अंदर आप कहते हैं कि यू विल हैव देम ट्राइड अंडर मिलिट्री रूल। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि ये अब एहसास होना शुरू हुआ है। इन्होंने अभी तक वो कंस्पिरेसी थ्योरी प्रूव नहीं की, और वो इसीलिए नहीं की कि उसके साथ एक दो काम करने पड़ते हैं। पहले तो जनरल फैज़ को उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये आर्मी एक्ट के वायलेशन थी, और उनके साथ ये लोग थे, और उन लोगों के अंदर इमरान खान था। तो ये टू प्रूव दिस इज, पहला पार्ट में भी इजी कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, मगर सेकंड पार्ट इमरान खान वाज अ पार्ट ऑफ दैट, मे बी मोर डिफिकल्ट। तो अगर आपने वो नहीं अभी तक प्रूव किया तो आप इन लोगों को कैसे ट्राई कर सकते कोर्ट? तो ये तो सिविलियन कोर्ट से होने चाहिए थे। एंड अटैकिंग अ मिलिट्री इंस्टॉलेशन एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्राइम इज स्टिल अ सिविलियन क्राइम। ये आर्सन के अंदर आती है, आप कहीं भी कर रहे हैं। एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन इज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या पार्लियामेंट है या IPTV है या कोई भी है, तो इट्स द सेम लॉ दैट अप्लाइज टू ऑल बिल्डिंग्स, ऑल इंस्टॉलेशंस। अगर कोई कंस्पिरेसी है देन यू हैव टू प्रूव द कंस्पिरेसी, देन इट कम्स अंडर अ डिफरेंट लॉ, ओवरथ्रोइंग द स्टेट बाय इलीगल मींस। तो वो तो आपने प्रूव नहीं किया। ऑल यू सेड इज आपने जो एविडेंस दिखाई है हमें, आपने वो वीडियोस दिखाई हैं कि कोई जो है वो कोई अटैक कर रहा है, कोई आग कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई झंडे घुमा रहा है, कोई शीशे तोड़ रहा है। दैट्स नाइदर है नॉट देयर। तो मैं नहीं समझता कि ये स्टैंड करेगा इवन इन दिस जुडिशियल एनवायरनमेंट जिसके अंदर पूरी कोशिश की जा रही है टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ जजेस ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस, और मेरा ख्याल है कि दिस रियलाइजेशन इज डॉनिंग, स्पेशली सिंस PTI ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू किया है, और वो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, it's also international. So I think we shall have to wait. But इसके साथ एक बात तो समझ आ गई ना कि इंटरनेशनल प्रेशर आ गया है। ठीक, हम लोगों में से इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारा ये ख्याल था कि इतना इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील। मगर इंटरनेशनल प्रेशर आया है, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा आया अभी तक। ये रूटीन किस्म की बात है कि ये जिन लोगों ने EU में या इधर उधर जिन लोगों ने बातें की हैं, ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है आशा। ये ह्यूमन राइट्स की उनके आइन के अंदर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उनकी पार्टी मैनिफेस्टोज में है, जहाँ भी ये होता है वो ये बात करते हैं। तो उनका ये बात करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। सो मैं समझता हूँ कि दिस हैज़ टू डू विद the fact that there is concern, और जो इमरान खान की जो पार्टी है उसका जो प्रोपेगेंडा है वो कामयाब हो रहा है। डोमेस्टिकली तो काफ़ी अरसे से कामयाब है, इंटरनेशनली भी वो कामयाब हो रहा है, और उसकी वजह से अब यहाँ थोड़ी सी परेशानी होनी शुरू हुई है कि हम अपने होमवर्क ठीक कर लें, कल को हमें डिफेंड करना पड़ा या इस पे से निकलना पड़ा तो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि पहले खुसूसी अदालतें बना देते तो इस नौइयत का प्रेशर नहीं आना था, आप जस्टिफाई कर सकते थे कि इस नौइयत का क्राइम हुआ है। अब जब GSP+ स्टेटस के बारे में बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन ने याद दिलाया कि आप आलमी मुआहदों का हिस्सा हैं, आपको उनकी पासदारी करना होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो प्रेशर अपनी जगह पर और आलमी तौर पर जो लॉबिंग है वो बरकरार है। आपके ख्याल में ये जो दबाव आया है इसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए या अपना केस परसू करना चाहिए कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा एंड देन वील सी? नहीं जाएगा तो वहीं तो ये तो नज़रअंदाज ही होगा, कोई इसको अब ज़्यादा परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो उन्होंने जो कहना था कह दिया, अब और वो ज़्यादा नहीं कहेंगे, because that would amount to interference, और hope they are very careful, they remain within known limits. ये नहीं को आएगा, ये जैसे ग्रेनेल साहब की बात करते हैं अभी रिचर्ड की, मगर जो रिचर्ड की पोजीशन इज़ नॉट द पोजीशन ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन आई नहीं है जी। Before the administration comes into play and when it comes into play are two different issues. उस वक्त क्या होगा, that's a separate issue. उस वक्त Trump and his people will have to talk carefully. अभी they don't have the same responsibility. तो मैं ये समझता हूँ कि EU और UK वगैरह ये उस किस्म की बातें नहीं करेंगे जैसे वहाँ किसी ने की है यूएस में एक somebody who will be part of an administration. अभी वो नहीं अपॉइंट हुए, अभी उनकी और भी हेयरिंग्स होंगी सेनेट के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो पता भी नहीं लगते भी हैं कि नहीं लगते हैं। सो वील हैव टू वेट एंड सी। अच्छा, मेरा ख्याल है दिस इज प्रीएम्प्टिव एक्शन
एट होम, अच्छा, कि हम थोड़ा सा अपने लिए गुंजाइश छोड़ें कि अगर हमें थोड़ा बहुत रिगल रूम जिसे कहते हैं वो हमें ज़रूरत पड़े टू ईज इंटरनेशनल प्रेशर, तो वो किया जाए। मगर अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपने इस लेट स्टेज पे आपने इससे पहले आपने कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया? आपका ख्याल था कि बिल्कुल ही कोई इशू नहीं है, सारे लेट गए हैं और जजेस भी जो वही करेंगे जो आप चाहते हैं करेंगे, और आपने जो पैगाम देना था इमरान खान को वो आपका पैगाम कबूल हो गया। ऐसी बात नहीं है और ना ही ये तवक्को करनी चाहिए थी। तो अब ये है कि क्या करना चाहिए था, आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट। अब ये वो करने जा रहे हैं जो करना चाहिए था ना इनको एक माह पहले। क्या वो ये आयशा कि जब ये कांग्रेस में 12 लोगों ने खत लिखा था बाइडन को, उसके बाद 12 के वो 60 हो गए थे जी, बढ़ती जा रही थी तादाद। तो उसी वक्त वहाँ के जो एम्बेसडर हैं आपके और वहाँ की जो ISI है, हमारी ISI की कंटिजेंट है वहाँ, और उनको फीडबैक देनी चाहिए थी ना कि जी ये गड़बड़ हो सकती है, ये 12 बढ़ सकते हैं। वहाँ से दे शुड हैव बीन अ फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट अबाउट ये किसकी पोटेंशियल डैमेज कितना है इसका, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए दे शुड हैव बीन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द एम्बेसी एंड फ्रॉम द ISI एंड फ्रॉम द डिफेंस अटैची इन वाशिंगटन। दैट इज देयर जॉब। और वो क्या करते हैं वहाँ, दे मॉनिटर थिंग्स, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है वहाँ से कोई खास मॉनिटरिंग नहीं हुई, या हुई है तो ये PTI का प्रोपेगेंडा है, ये है वो है वगैरह। अब बात ये है कि इट मे हैव स्टार्टेड लाइक दैट, बट क्लियरली उसके पीछे देयर वाज विंड बिहाइंड इट, वो झकड़ चला था, मोमेंटम था। इन्होंने उसको किया नहीं। अब आपने बताया कि एम्बेसडर साहब को बुला लिया गया जी, वो एक हफ्ते के विजिट पे पाकिस्तानी तो मेरा ख्याल है 1 माह पहले या 2 माह पहले आके और ब्रीफिंग हो जाती यहाँ जी, तो बेहतर था। और कि उस वक्त सूरत हाल क्या है, किधर जा सकती है, आपको क्या करना है। मैं समझता हूँ एक इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व, एस्टैब्लिशमेंट इज इन्वॉल्व, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इज, दिस इज नॉट PTI वर्सेस नून लीग, इट इज PTI वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट जी, ऐसे ही है ना, एंड द गवर्नमेंट बीइंग पार्ट ऑफ द न्यू हाइब्रिड एस्टैब्लिशमेंट। तो इनको पैसे इनके पास हैं, गवर्नमेंट है इनके पास, दे शुड हैव हायर्ड टॉप लॉबियिस्ट्स टू काउंटर द PTI लॉबी। क्या आपने कोई स्टोरी पढ़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉबियिस्ट ने फलाने को अप्रोच किया, फलाने खत लिखे, फलानी इंटरव्यूज दी? कोई खबर नहीं। ये सोए हुए थे। इनका ये ख्याल था ये PTI वाले क्या कर लेंगे, पहले जो कभी कुछ नहीं हुआ था अब क्या कर लेंगे। मैं समझता हूँ इट्स मिस कैलकुलेशन विच मे प्रूव कॉस्टली। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने पहले, मेरी असेसमेंट ये है कि इनका पहले असेसमेंट ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहा। अच्छा, हाँ, वो वैसे अंदाजे भी तो इनके अंदाजे सर्वेस भी ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहा, और इनके जो लोग थे एम्बेसी के अंदर भी और वहाँ की, वो भी यही कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहा जी। तो इन्होंने इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को राइट ऑफ किया हुआ था। ओके, ठीक। दूसरी तरफ जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको नजर आ रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, बिकॉज वो वहाँ अंदर पल्स है ना उनका। तो और बहुत से लिबरल्स जो है उन्होंने मिसरीडिंग की है इस चीज़। अच्छा। तो सो अब नाउ दे वोकन अप, इट्स अ बिट लेट। मैं समझता हूँ गाड़ी चल पड़ी है अब। अच्छा। और गाड़ी जो है वो पुल क्रॉस कर चुकी है। ठीक। और अब ये जो आखिरी स्टेज पे ये हुआ है कि वो 60 सेनेटर्स कांग्रेसमैन हो गया, उसके बाद ये रिचर्ड साहब आ गए हैं गेम के अंदर, और रिचर्ड साहब के ऊपर ठीक ठाक काम किया उन्होंने, और रिचर्ड साहब ने दाना लेके उन्होंने अपनी जो बात करनी थी कह दी। मेरा ख्याल है वो रिचर्ड साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो मैवरिक है। मैवरिक से मुराद ये होता है कि वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप मैवरिक है, रिचर्ड भी मैवरिक है। ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिकन जो आने वाली है, दे आर ऑल मैवरिक्स। वो ना एस्टैब्लिशमेंट के है ना वो किसी और के है, वो बहुत सी बातें कर देते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर आगे हट जाते हैं। इनफैक्ट दैट इज़ वन रीज़न अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट कि वाई डोनाल्ड ट्रंप एंड रिचर्ड एंड उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो पसंद करते हैं इमरान खान को। वो समझते हैं ये भी आउटसाइडर है। वो कहते हैं हम आउटसाइडर हैं, खान भी आउटसाइडर है, इसके दो आउटसाइडर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि बड़े नाराज़ थे अमेरिकन उस वक़्त की अमेरिकन गवर्नमेंट बाइडन की, जब खान साहब ने ये कहा था कि आज़ादी मिल गई है तालिबान को फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली। तो मतलब है इस किस्म की बातें भी हुई हैं। मगर ये जो साहब नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो ये समझती है कि खान अनऑर्थोडॉक्स आदमी है, ठीक है। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं या सॉल्यूशंस हैं वो पहले फौज के साथ रहे हैं जी, सॉल्यूशंस सिविलियंस के पास थे मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अच्छा। तो हो सकता है कि खान में भी अ बेटर बेट, ये भी अब डिस्कशन में आ रहा है वहाँ कि क्या खान एंटी अमेरिका है या क्या खान जो है वो एक्चुअली कैन बी प्रो अमेरिका
अगर उसके साथ सही तरीके से इससे डील किया जाए। और अगर वो प्रो अमेरिका है तो देन ही मे बी अ बेटर बेट टू डील विद द मिलिट्री, जो बियॉन्ड अ पॉइंट वो प्रो अमेरिका नहीं होने, वो कहीं जाके रेड लाइन क्रॉप बना देती है जी। अब खान साहब के बारे में ये है कि खान साहब जो कहें उनकी सपोर्टर सारी बात मानते हैं उनकी। तो मैंने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि खान साहब अगर कल को कहें कि दिन रात है और रात दिन है तो सपोर्टर्स कहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल। तो अमेरिकन जो है ना, जब इस किस्म के प्रेसिडेंट्स आते हैं, दे लाइक डीलिंग विद सच पीपल। उनका ये होता है कि ये बंदा अगर हमारी साइड पे आया तो ये काम हमारा कर जाएगा। ठीक। और खान साहब के बारे में ये ज़रूर कहा जाता है कि ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, बड़े यूटर्स बड़े मारते हैं। और सो आई थिंक there is going to be a reassessment in the American administration regarding Khan. After? और अब जब वो आएंगे तो उसके बाद क्या उनके पास इतना टाइम होगा टू डिवोट टू खान, क्या नहीं होगा, how will they deal with it? Will they deal with the American establishment? Will deal with the Pakistani establishment? Or will the American government deal with the Pakistani establishment? Or will they go via the Saudis? ये चीज़ें अब देखने वाली हैं। ये हवा में चल रही हैं, ये चीज़ें चलेंगी और इंशाल्लाह आप देखिएगा ऐसे ही होगा। पाकिस्तान के साथ डील करने के दो तरीके हैं आज तक, एक सऊदीज़ के ज़रिए और एक मिलिट्री टू मिलिट्री। हमेशा स्टेट डिपार्टमेंट इतनी कामयाब नहीं होती, बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट हमारे सियासतदानों के साथ तो कामयाब हो जाती है, फ़ौज के साथ इतनी नहीं होती। फ़ौज के साथ तल्लुकात CIA के हैं, पेंटागन के हैं एंड सो ऑन। तो अब क्या वो इस्तेमाल होंगे या दे विल ट्राई टू डील विद पॉलिटिकल लीडर जो जिसको फौज रेजिस्ट नहीं कर सकती। एंड वो दिन वो इंतज़ार में है कि क्या वो दिन आ सकता है कि नहीं आ सकता। कीप आवर ऑप्शंस ओपन। तो मेरा ख्याल है वी विल सी ऑल दिस डेवलपिंग। ठीक। But I think there's been some miscalculation in the government and in the establishment about the potential threat from Trump and his people. अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरवीन करे खान के हक में। खान तो ये नहीं चाहेगा ना कि यहाँ लगे कि अमेरिकन इसको बेल आउट कर रहे हैं। अमेरिकियों ने निकाला था फिर अमेरिकी वापस लेके एक हुकूमत ने निकाला। खान नहीं चाहेगा ना, तो खान ने भी बड़ा केयरफुली चलना है जी। फर्स्ट क्वार्टर में IMF रिव्यू है, आप कह रहे हैं कि रीअसेस किया जाएगा जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या पाकिस्तान को इस हवाले से भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि ऐसे किसी पोटेंशियल थ्रेट को कैसे निपटा जाएगा, और आने वाले दिनों में क्या हम गैर मामूली विजिट्स देख सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान हाई लेवल? सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये यू हैव टू वेट टू सी कि ट्रंप पोजीशन क्या लेता है, बट आपको तैयार होना चाहिए। आपको फुली तैयार होना चाहिए कि आपने अब लॉबिस्ट भी हायर करने हैं, टॉप क्वालिटी के, अपना मौक़िफ़ भी पेश करना है, PTI को काउंटर करना है। पाकिस्तान में तो आप नहीं कामयाब हो सके, बाहर यू कैन हैव अ बेटर चांस बिकॉज वहाँ यू हैव मोर एक्सेस टू लॉबियस्ट्स एंड सोशल मीडिया एंड सो ऑन, और वहाँ इट वर्क्स डिफरेंटली दैन इट वर्क्स ओवर हियर। यहाँ भी आपने सोशल मीडिया तो इस्तेमाल ही नहीं किया जी, आपको करना ही नहीं आता। आपके पास वसाइल बहुत हैं मगर आपको करना नहीं आता सोशल मीडिया अगेंस्ट PTI। ना नून लीग को आता है, ना PTI पीपल्स पार्टी को आता है। रिमार्केबल चीज़ ये है कि PTI को सोशल मीडिया सिखाने वाले आपके एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर सिखाया किसने? जी जी, आप ही ने सिखाया। हाँ जी। अब आप जो है वो उसी जनरेशन वॉरफेयर के शिकार बन गए, और जिन लोगों ने आपको इनको सिखाया था वो फारग हो चुके हैं। हाँ। अभी रिसेंटली एक साहब रिटायर हुए हैं, उससे पहले एक आर साहब भी रिटायर हो चुके हैं। दीज आर ऑल जनरल्स जिन्होंने ISPR चलाया था और उसको बड़े इफ़ेक्टिव टूल बनाया था। तो ये पुरानी तारीख़ है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो कुछ चीज़ बनाती है, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर वो हाथ से निकल जाती है, फिर दे डोंट नो हाउ टू, फ्रैंकेनस्टाइन बन जाती है, फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर ये वही पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं विच आर नॉट सक्सेसफुल। और वो क्या तरीका है? फोर्स। और आजकल विद सोशल मीडिया ज़िंदगी बदल चुकी है। अच्छा सर साहब, 9 मई के इस तरह से जो मुल्ज़िमान हैं या मुजरिमान हैं अब उनको निपटाने और उनको सजाएं सुनाने के बाद हम ये समझे कि 9 मई का केस निमट गया या हाथी गुजर गया, अभी दुम रहती है? नहीं बिल्कुल नहीं। 9 मई अभी रहेगा, 9 मई भी रहेगा और 26 नवंबर भी रहेगा। ये मामले अभी तय नहीं हुए ठीक, और इस पे किसी न किसी को पीछे हटना पड़ेगा। और ये मैं कह रहा हूँ कब से कि दिस कैन ओनली बी ए पॉलिटिकल सोल्यूशन। इसके अंदर ना लीगल सोल्यूशन है, ना मार्शल लॉ सोल्यूशन है, ना फौजी अदालतें हैं, ना फौजी कन्विक्शंस हैं। There has to be a political solution. ओके ठीक है, पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए टेबल तो सजी बड़ी मुश्किल से खुदा करके, और एक मीटिंग हो गई, लेकिन फिर उसके बाद वो मुलतवी कर दी गई अगले साल 2 जनवरी तक। 2 जनवरी को तहरीरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मुतालिबात पेश करना होंगे, तो कौन 2 कदम या 1 कदम पीछे हटेगा? वापस आके बात करते हैं।
शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, आपने कहा मुज़ाकरात की टेबल पर ही या बातचीत से ही मसाइल हल किए जाएंगे, तो इसके लिए कोशिश हो गई खुदा करके कि दोनों तरफ से टीम बनाई गई, उसके बाद बैठे और 2 जनवरी को दोबारा उन्हें कहा गया कि चार्टर ऑफ डिमांड आप लेकर आएँ। और मीनवाइल जो ये मुज़ाकराती टीम के मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से हो गई। और अब ये है कि आप इस तरफ वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहे, दैट इज़ 9 मई और 26 नवंबर पर जो जुडिशल कमीशन है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत का भी ये कहना है कि आपको उस पर माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन इमरान खान साहब माफ़ करने को तैयार है, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो आपके ख्याल में तहरीरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब डिमांड्स आएंगी तो उनमें क्या क्या हो सकता है 2 जनवरी? वो तो बातें चल रही हैं ना, मुख्तलिफ PTI के लोग, कोई कहता है 2 डिमांड्स है, कोई कहता है 4 डिमांड्स हैं। तो डिमांड्स तो खान साहब के लंबे चौड़े हैं ना, वो किसी दिन 1-2 बयान करते हैं, फिर अगले दिन कोई और 2 कर देते हैं, फिर 2 पीछे कर देते हैं। तो ये तो चलता है, ये बातों के अंदर बात चलेगी। उनके जो मेन चीज़ है वो तो वही है ना कि इलेक्शन चोरी हुई जी, मुझे नई इलेक्शन दें फ़ौरन, या मेरी हुकूमत रिस्टोर करें। फिर उसके बाद साथ साथ ये है कि पहले मेरे लोगों को निकालें जी, उनके खिलाफ आपने जाली केसेस किए, विच इज़ टू से कि 9 मई forget it, 26th forget it, आप forget it, but I won't forget 26th because I want a judicial commission। ठीक, इनफैक्ट मैं तो ये प्रूव करना चाहता हूँ कि आपने गड़बड़ की है जी। तो मतलब है दीज आर वेरी सीरियस डिमांड्स, और इनमें से मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक डिमांड जो है स्ट्रेट अवे एक्सेप्टेबल है। मतलब खान साहब इन रिटर्न क्या देंगे? तो अगर तो खान साहब ये समझते हैं कि इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं देना, तो ये तो प्रीमा फाशी ऑन द फेस ऑफ इट दे आर लेजिटिमेट डिमांड्स, तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं मानेगी, वो तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे एक्सेप्ट करें? सो दैट मीन्स कि ये वक्त लगेगा, ये आएंगे जाएंगे, लड़ाई होगी, वॉकआउट्स होंगे, फिर आएंगे, फिर लोग तब्दील होंगे, कुछ बंदे चेंज कर देगा खान, कुछ ये चेंज कर देंगे, ये बात चलेगी आगे, ये इतनी जल्दी सोल्यूशन होने लेकिन 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को निपटाने की बातें नहीं, वो बातें हैं ना, बातें हैं, उसमें से बातों में से कुछ और बात निकल आएगी। अच्छा। उसके अंदर भी ये फॉर एग्जांपल अगर ये बात आती है कि जी इन प्रिंसिपल मान गई है हुकूमत, वाह 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 कि जुडिशल कमीशन होगी, ठीक, फिर अगले 2 महीने लगेंगे कि जुडिशल कमीशन के अंदर होना किसने, कौन बैठेगा, कैसे बैठेंगे, फिर ये कितनी देर वो लगाएगी एंड सो ऑन, तो TORs तय होने में भी वक्त लग जाएगा, फिर ये उसके ऊपर लड़ाई झगड़े होंगे, TOR, फिर जजेस कौन से बैठेंगे, वो सारी इशू 3 सीनियर जजेस का मुतालबा करके, वो मुतालबे तो जो मर्जी कर लें। अच्छा। हाँ, तो उसके ऊपर फिर काफ़ी दिन लग जाएंगे। अच्छा। एंड सो ऑन। तो ये मैं समझता हूँ कि ये नेगोशिएशंस में ऐसे ही होता है कि जी हम क्यों फैसला करें, हम किसी और से क्यों ना फैसला कराएं, तो वहाँ कौन क्या फैसला करेगा, इट विल टेक टाइम, स्टेप बाय स्टेप। तो जुडिशल कमीशन ज़रूर सेटअप हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मैं ये आपकी पेशन गोई मैं कर रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन सेटअप होगी, मगर वक्त लगेगा, और बहुत सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी बहुत से लोगों को, और काफ़ी वक्त लगाएगी। वो ज़रूरी नहीं है जितना आप टाइम फ्रेम देंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर वो आपको डिलीवर करेगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला जो है या एस्टैब्लिशमेंट के हक़ में आएगा या इमरान खान के हक़ में आएगा, एन मुमकिन है कि वो किसी के हक़ में ना आए, इधर उधर की बात हो जाए, उसके अंदर बड़ी गुंजाइश छोड़ दें कि आप ऐसे भी इंटरप्रेट करें, ऐसे भी इंटरप्रेट करें, और रिलीफ मिल जाए मैक्सिमम को, और रिलीफ भी साथ लोगों को मिल जाए, जैसे बाकी कमीशंस बनती रही हैं ना जी, वो 4 हलकों वाली भी तो बनी ऐसी बनती हैं। और I think judicial commission का demand will be accepted, but it will take time to form it, and then it will take time for it to come to a conclusion, and then when it comes to a conclusion, I don't think it will be against A or B. ठीक है, खानापुरी होगी, खानापुरी एक हद तक होगी ताकि बात आगे चले ना, ये भी तो चलानी है ना बात, सियासी अमल भी तो, हाँ कि भाई हाँ कंसीड हो गया, जुडिशल कमीशन होगी, PTI की फतह हो गई, हाँ फतह हो गया, अच्छा अब आप कुछ करें ना, अच्छा अब आप बंद कर देना ये बातें, ये करें, ये बातें बंद करें, ये बातें बंद करें, पॉलिसी में थोड़ा चेंज आएगा कि अब हमारी बात मानी जा रही है। लेकिन जो अहम उसका एक फैक्टर है वो है खान साहब की रिहाई। खान साहब ने मीडिया से जो बात की जेल में ही, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जेल के नतीजे में ऑफर की गई है कि नज़रबंद कर दिया जाऊँ या बनी गाला मुझे मुंतकिल कर दिया जाए। किसने की ऑफर? उन्होंने नहीं बताया। नहीं, देखिए ये ऑफर डायरेक्टली ऐसे नहीं होती, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कोई मिलने भी गया कि नहीं गया। ये तो होगा ना कि गंडापुर ने जाके कहा होगा कि जी मेरे साथ बात हो रही थी, तो ऐसी बातें भी हुई हैं, तो खान ने पूछा होगा किसने कही, उसने कहा होगा फलाने ने कही। फलाना कौन है? राना सनाउल्लाह है, कौन है, उसकी क्या हैसियत है, कि किसके बिहाफ के ऊपर वो बोल रहा है, क्या मोहसिन नकवी ने ये बात कही है, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो ऐसे है कि मुझे कोई आके पूछे कि सेठी साहब आजकल तुसी बड़ी गल्लां करते पे हो,
गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा ते तुसी कोई एम्बेसडरशिप इंटरस्टेड कोई? हाँ मैं चौथे मले को आके मनु कहे अच्छा तो मैं कहा जी मनु तो शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी। ऐसे नहीं होता ना। हाँ सो बहुत से ऐसे होते हैं कि जो होते भी हैं और नहीं भी होते, समझे आप। तो ये उसी किस्म की चीज़ है अच्छा कि ऑफर भी होती है और नहीं भी होती, ठीक है। क्योंकि जो ऑफर करने वाला होता है वो थोड़ा बहुत ड्यूबियस होता है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट का आदमी है, ये अपनी तरफ से कह रहा है, या इसके अंदर ऑथेंटिसिटी कितनी है, या ये आपको ट्रैप कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दिस इज़ प्रोपेगेंडा। अच्छा मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ने इस किस्म की डायरेक्ट बात की हो। अलबत्ता इशारे ज़रूर होते हैं क्योंकि जी अगर काम चल पड़ा, ठीक हो गया, तो वी कैन कंसिडर कि आपको बनी गाला रिहाइश कर दी जाए। हम केस तो नहीं ख़त्म कर सकते, वो तो अदालतों में है, अदालतें आपको बेल दे देती हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, विल टेक यू एंड पुट यू देयर। उसे आगे से कहा होगा कि दैट आई वोंट एक्सेप्ट, मुझे तो अपने लोगों को निकालना है बाहर। अगर मैं चला गया वहाँ तो लोग तो गालियाँ ऑलरेडी दे रहे हैं, आधी पार्टी दे रही है दूसरी आधी पार्टी को कि हम लोग जो अंदर है हमें तो मिलने कोई नहीं आया, हमें तो आप भूल गए हैं। अब खान साहब ने याद दिला दिया सबको कि उनका भी सोचो, ठीक है ना। और वो फंसे हुए हैं बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड बिटवीन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कोर्ट्स के अंदर, इधर के कोर्ट्स या उधर के कोर्ट्स। तो दैट विल टेक टाइम, उसकी भी सोल्यूशन निकलेगी। तो वो जो निकलेगी दैट माइट बी अ वे ऑफ टेलिंग खान के एट अ फर्स्ट स्टेप हमारा ये ख्याल है कि अदालतें जो है ना वो आपके इतने लोगों को तो छोड़ ही देंगी। ठीक, तो टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अच्छा। ये कोई नहीं कहेगा कि हम अदालत को कहेंगे इतने लोग छोड़ दें। वो कहेंगे जी मेरा ख्याल है कि आपकी ठीक है, आपके केसेस स्ट्रॉन्ग है, वो हो जाएगा। आई थिंक अदालतें जो है वो आपको मिल जाएगी रिलीफ। हाँ, ये नहीं कि हम देंगे मगर अदालतें ही देंगी, मगर मिल जाएगी जी। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो खान को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। इट कांट बी कि जी वो कहेगा जी कल सबको छोड़ दें। ठीक, वो तो अगर करते हैं तो गवर्नमेंट उड़ गई ना कि हमने सब झूठ बोला था। अच्छा। तो ये तो किसी के जरिए करना पड़ेगा ना जिसकी कोई थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है या बनाई गई है। तो माई सेंस इज दिस इज द वे पॉलिटिक्स टेक्स प्लेस। अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होनी। आप 2 तारीख कर लें, 16 कर लें, 31 जनवरी, 28 जनवरी में नहीं होनी। ये चीज़ें अप एंड डाउन चलेंगी। अच्छा। अभी कोई खान साहब की अगले महीने कोई रिहाई नहीं है। ओके। मेरी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि रिहाई होगी, अदालतों के ज़रिए होगी। कब होगी? आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्रेडिक्शन कि 3-4 माह के अंदर हो जाएगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है, वो इसी किस्म के इशारे हमें साबिक सदर की बातों से भी मिल रहे हैं। वो 1-1.5 महीना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब, सुने? तब्दीली आने वाली है। जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया। तो किसका ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया है? देखिए ना, अब अमेरिका हर एक कभी ऑक्सीजन बंद कर देता है कभी खोल देता है। वेंटिलेटर जब बंद करता है तो गाली पड़ती है खान साहब से, जब खोल देता है तो खान साहब के लोग उसकी तारीफें करते हैं। अब आपको पता है खोसा साहब कब से कह रहे हैं जी कि अगले हफ्ते रिहाई आ रही है, अगले हफ्ते। हाँ, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी वो भी कह रहे थे। तो अब बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये भी नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, एकदम कुछ नहीं होगा। जब भी जो कुछ होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। कभी डायरेक्ट नहीं होगा। अच्छा। कभी डायरेक्ट अमेरिकन प्रेशर के ज़रिए खान साहब की रिहाई नहीं होगी। कभी डायरेक्ट मिलिट्री बैक ऑफ करने के ज़रिए खान साहब की रिहाई नहीं होगी। हर जगह पे अदालतें विल बी यूज्ड, डिप्लोमेसी विल बी यूज्ड, बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस होंगे एंड सो ऑन। तो दैट विल ऑलवेज टेक टाइम। ये बातें जो है ना, जो अलवी साहब कह रहे हैं या पहले खोसा साहब करते रहे हैं, और ये है अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हौसला। फिक्र मत करो, खान आ रहे हैं, खान आ रहे हैं, और खान की बात सुनो, वो कहता है ये करो करो, ये बड़ा कामयाब है, वगैरह वगैरह। दिस इज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन। अच्छा। टू कीप एवरीबॉडीज होप्स अलाइव। अच्छा। आपने देखा नहीं, आप जिस पीटीआई वाले को मिलते हैं सबसे पहला सवाल पूछा, सेठी साहब ये खान दी किधर नहीं आई हो रही? हाँ। वो आपने एक बड़ा मजेदार रील भी चल रही है टिकटॉक के ऊपर, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं? कौन सी? कि एक बंदा है पीटीआई का, वो गया नाई दे कोल। अच्छा। तो जाके बैठ गया नाई दे अगे। अच्छा। शेव करान गया। अच्छा। तो नाई ने वो लगा लगू के शुरू करने लगता है, तो कहता है इमरान खान की रिहाई कितों है? और नाई कहता है जी मैनू की पता, मैं तो नाई है। फिर शुरू करने लगता, कहता है तुहानू नहीं पता? फिर मुड़ के कहता है, वो कहता है जी थोड़ा ठहर जाओ, मैं शेव कर लवां थोड़ी।
तो ये चलता रहता है 15 मिनट, वो शेव करने की कोशिश करता है, वो आगे से एक और सवाल पूछ देता है कि खान की रिहाई कब हो रही है, खान के ऊपर केस क्या है, खान के, और नाई कहता है मैं नाई है, मैं कोई सियासतदान नहीं है, मैं कोई एनालिस्ट नहीं है, तो मैंने क्यों पूछना पाया, तो मुंह उधर कर दे, मैं तेरा शेव करा। इवेंचुअली वो शेव नहीं होती, नाई कहता आई कांट टेक इट एनी मोर, उसका वो उठा के फेंकता है, उसका कहता है निकल जाए यहाँ से, मैं थे खान की गल नहीं कर, मैं तो रोटी कमान नाई थे। तो मतलब ये अभी पीटीआई वाले जो आपको मिलता है कहते हैं रिहाई कब है, और ऐसे लगता है जैसे जल्द हो जाएगी। और इन्होंने पूरा एक माहौल बनाया है। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट में भी सजा नहीं ना हुई, तो फिर होप्स तो जाहिर है ना, तो वो इसीलिए नहीं हुई बिकॉज देयर आर इश्यूज। एक दफ़ा सजाएं हो जाए फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये इस वक्त सारी साइड्स जो है ना वो देख रही हैं कि पानी का लेवल क्या है। होल्ड पे रहेगी अभी वो केस, होल्ड पे रहेगा या उसमें भी बहुत कुछ होल्ड पे रहेगा, जो लो लेवल पे है वो हो जाएगा ताकि अगले ऊपर वाले लेवल पे जाके होल्ड हो जाए। और मीनवाइल क्या पाकिस्तानी हुकूमत हरकत में आएगी कि 20 जनवरी के बाद रिचर्ड गरनेल के तर्ज के बयानात और कहीं से आना ना शुरू हो जाए? क्योंकि आपने देखा पाकिस्तानी मिनिस्टर शुरू हो गए, ख्वाजा आसिफ जवाब दे रहे हैं, उधर साद रफ़ीक, उधर तलाल चौधरी। अच्छा, इसका भी बड़े इंटरेस्टिंग है। हाँ। इसके भी दो पहलू हैं। क्या? एक पहलू तो ये है कि अगर आप चुप कर जाएं तो ऐसे लगता है कि यू आर गिल्टी, आपके ऊपर एक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल जो कि आगे गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेन पॉलिसी, ही इज़ वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप जी, मैवरिक है बट ही इज़ वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एंड बड़ा राइट विंगर है जी, और हार्ड लाइनर है, और इसीलिए उसको वो पोस्ट दी गई है वेर यू कैन ट्रैवल एवरीवेयर। उसने जब जर्मनी में था तो जर्मन हुकूमत को उसने बड़ा तंग किया हुआ था, सारी फार राइट को सपोर्ट कर रहा था, अंदर बैठ के जर्मनी के अंदर उनकी जो ऑपोजिशन थी टू द गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रहा था, उकसा था, तो वहाँ तो इसको ऑलमोस्ट इसको निकाला गया था वहाँ से, बट ही डिडंट केयर। दैट्स द वे द फार राइट इज इन अमेरिका। वो यू नो, और वो डोनाल्ड ट्रंप भी यही खाता है, उसका जो डेप्टी, उसका जो फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी का जो बंदा है वो भी इसी खाते में है। तो 90% लोग जो आ रहे हैं दे आर ऑल इन द सेम मोल्ड। वो मतलब वो फट, और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आज तक सोच नहीं सकते थे। उसने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को लताड़ दिया, कहता कि तुसी की करते पे हो, तुहाडे कोल है की है, तुसी आ जाओ अमेरिका दे स्टेट बन जाओ, तुसी इत्थे तो टैक्स भी घाटे इत्थे, हाँ, सूबा बनने की ऑफर कर दी, सब कुछ तुहानू मिलेगा, उत्थे तुसी की करते पे, और तुसी सारे छोड़ो परे कनाडा छोड़ो, आओ जी 51 स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरीके के साथ वो ग्रीनलैंड को कह रहा है जी, और जी तुसी की करते पे हो, लख बंदा तुहाडा, तेल तुहाडे कोल है, तो तुसी करते की पे हो, सीधे जी आओ बड़ो, साडा हिस्सा बड़ो, अल्लाह दा खैर तुहाडी ऐशा करावांगे, ते नाले साडी जरूरत है तुहाडे इलाके दी। तो मतलब वो तो इज एक्चुअली थ्रेटनिंग ग्रीनलैंड एंड कनाडा के साथ तो पंगा लिया हुआ उसने। आई मीन कनाडा इज एज बिग एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और कैनेडियंस आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। बाय द वे दे आर वेरी वेरी, उन्हें आप किसी कैनेडियन को आप कह देना कि ओ यू आर एन अमेरिकन, तो आगे से कहते हैं नो आई एम अ कैनेडियन, बिकॉज वो एक्सेंट वही है ना उनका भी, तो बड़े वो तो और कनाडा इज नाउ मच मोर मल्टीरेशियल एंड मल्टीनेशनल सोसाइटी देन अमेरिका। अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट बट कनाडा इज अ बिगर मेल्टिंग पॉट, बिकॉज वो तो बहुत डेफिनेटली इंकरेज कर रहे हैं इमिग्रेंट्स फ्रॉम फार ईस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप कनाडा में चले जाएं, यू विल फाइंड मनी, टोरंटो चले जाएं या कहीं और चले जाएं, मुख्तलिफ कौमियतें बस्ती हैं वहाँ पे पूरी दुनिया से बहुत, एंड देयर हाई क्वालिटी पीपल, तो दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द कैनेडियन नेशनलिज्म, और वो लगा हुआ है उसको कहने के इधर आओ जी तुसी की। आप सोचो एक कनाडा जैसे मुल्क को कह रहा है जी, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान की बताएं क्या बनेगा? पाकिस्तान को फूंक मारेगा तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वी आर इन फॉर सम इंटरेस्टिंग टाइम्स। वो और बात है कि उनका फोकस जो है ट्रंप का विल बी ऑन अदर एरियाज, कम से कम 1.5 साल तो वो लग जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर एंड ऑल्सो इन द फार ईस्ट, चाइना एंड रशिया एंड, तो लेट्स सी, बट पाकिस्तान इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो कोई ना कोई गुड्डी उड़ाया करेगा, वो काटा और कम से कम हेडलाइंस बन जाया करेगी और उससे कोई ना कोई नैरेटिव को शेप कर लेगा। अगर आप तैयारी ना करें उसकी तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, तैयारी करें। अच्छा, और टॉप क्वालिटी लॉबिंग फर्म्स बनाए ताकि काउंटर प्रेशर बन सके ऑन द अमेरिकन मीडिया, और ये मिनिस्टर्स को जवाब देना चाहिए। बड़ा गलेबल है, जो इधर से चलेगा वही फिर बात करनी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी या जवाब ट्विटर पर, एक्स पर
अच्छा, अब ये है कि इन्होंने यही सोचा होगा कि फिर कोई जवाब तो दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफिशियली तो नहीं दे सकती, तो अनऑफिशियली दिया जाए। अगर अनफॉर्चुनेटली ख्वाजा साहब की आदत है, वो हर चीज़ में कूद जाते हैं ख्वाजा से, जिसमें उनको कूदना भी नहीं चाहिए। वो समझते हैं ही इज़ द स्पोक्समैन फॉर द गवर्नमेंट। आमतौर पर तो वो ही इज़ द स्पोक्समैन। अब मगर कभी कभी वो चौके छक्के, अब ये किया है, देयर वाज नो नीड फॉर इट। मगर क्योंकि वो अटैक आ रही थी मिलिट्री के ऊपर, तो ही फेल्ट के नंबर लगाऊं मैं थोड़े से कर लूँ। जो कि किसी से पूछा होगा कि मैं करा, उन्होंने कहा करो। वो हमारी भी तो एटीट्यूड यही ना, कोई गल नहीं करो, तो उन्होंने कर दिया। मगर अभी साद रफीक साहब ने भी, वो भी कूद गए, ऑल्दो ही इज नॉट इन गवर्नमेंट। तो अब इधर से भी प्रेशर आ गया कि काउंटर करें। आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर कि सब चुप करके बैठे रहते, कोई ना कुछ कहते, इट वुड हैव बीन बेटर। बिकॉज अभी ये साहब जो है, इनकी कोई हैसियत नहीं है इस वक्त। और ये डज नॉट नेसेसरली मीन कि इनकी कोई आगे जाके उस किस्म की हैसियत बनेगी वे ही विल टारगेट पाकिस्तान, या कोई डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया। दीज आर हिज ओन ओपिनियंस। आई थिंक ही इज एंजॉयिंग द पॉपुलैरिटी। पीटीआई ने उनके जो ट्विटर फॉलोअर्स है कहाँ से कहाँ बना दिए। आई थिंक ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम। एंड ही, वो उनकी आदत है, वो पहले भी you know, he's been a controversial figure, so he enjoys that. तो उनको अब attention मिल रहा है, what more does he want? तो I think यहाँ से they should not have been, वो फॉरेन ऑफिस का एक बयान आ गया था, it should have been left at that. अब ये है कि ये शुरू हो गए हैं लोग बात करना, जितनी ये बात करेंगे उतनी उधर से बातें शुरू होंगी और बढ़ती जाएगी बात, और वो बात बढ़ेगी, और वो बात इनका नुकसान होगा, इनका फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये है हुकूमत को मशवरा। इस सूरत हाल में मुहतात रद्द-ए-अमल देना चाहिए। 20 जनवरी के बाद कौन किस पोजीशन पर आता है, इसको देखते हुए ही कदम आगे बढ़ाने चाहिए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ ऐसे मामला सरहद पार के जिनको लेकर बहुत टेंशन पाई जाती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला हमेशा ही बिगाड़ का शिकार रहते हैं, और टीटीपी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा। यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने, पाकिस्तान का ये कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं, और ख्वारिज भी बड़ी तादाद में। सिर्फ सब क्या पोजीशन है, टॉक फाइट चल रहा है, या ये किस तरह से हमला किया गया? देखिए, पहला हमला तो नहीं, इससे पहले भी 6 माह पहले हुआ था ना एक हमला। जी, मार्च में हुआ था। तो अब बात यह है कि मैं नहीं, और बात यह है, 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं, दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड, बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट इन अटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके, और बातचीत चल रही है ऑफ अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स, जिसके ऊपर अभी रेजोल्यूशन नहीं हुई। दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड by terrorism. And part of that terrorism, all of it is coming from Afghanistan, and part of it is supported by India, and part of it is supported by the Afghan government. अच्छा, अब बात यह है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हर रोज़ हेडलाइंस हैं फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। वी डोंट केयर कि आपने टीटीपी के कितने लोग मारे हैं, हमें तो कंसर्न है हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं। एंड एवरी 6-7 जी इज अनहर्ड ऑफ, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अनफॉर्चुनेटली केपी गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही फेडरल गवर्नमेंट का। उसके इशू इमरान खान बना हुआ है, वो तो कुरम के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर भी वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव एनी अटेंशन, हालांकि दैट्स देयर प्रॉब्लम इन अ सेंस। सो वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो हाउ टू डील विद दिस इंसर्जेंसी ऑन आवर बॉर्डर्स। हमारा ख्याल है कि प्योरली बाय मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, हम कर सकते हैं। वी कांट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? सो इसलिए देयर हैज़ टू बी सम अदर वे। अब वो यही था कि वही जो अमेरिका ने एक दफ़ा सोचा था जब उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के अंदर, जो टीटीपी के जो लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। तो आपका क्या ख्याल है, जब वो अटैक करते थे तो कैसे अटैक करते थे? अब जो खबरें निकली हैं बाहर से, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, उसे यही पता चला है कि वो कि एक हद तक पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लेके करते थे। पाकिस्तानियों को कहते थे कि हम ये यहाँ अब अटैक करने जा रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज इट वुड बीन अ वायलेशन। तो किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी। इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी जो ड्रोन्स शमसी एयरफील्ड से चलते थे और अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करते थे। सो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग्स थी। अच्छा, एक दूसरी तरफ हम ऑफिशियली जो है कहते थे कि मजम्मत करते, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मजम्मत करते थे पीछे से।
अब मेरा ख्याल है, अब हियर इज़ व्हाट आई एम सेइंग, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो कुछ हुआ है ये कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं है। अच्छा, ये लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं तंग आ गए हैं, अफगान हुकूमत उनकी बात नहीं मानती, टीटीपी को रोकती नहीं है, टीटीपी दंदन आ रहे हैं, हमारे बंदे मार रहे हैं, बहुत मजाक, बहुत हो गया, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपने हमारी हेल्प नहीं की, अब हम जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, फिर फ्लाइंग इनटू सम अदर कंट्री, ठीक, टू डू दिस। देखिए, जब इंडिया ने हमारे साथ ये किया था ना, इंडिया का इल्ज़ाम था कि आप कश्मीरी फाइटर्स को एड कर रहे हैं, आपके यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे यहाँ आते हैं, फिर वो करते हैं, यही था ना मुजाहिदीन वाली, राइट। और कश्मीर तो अब उस वक्त हम कहते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है और इंडिया इज़ वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। अब अफगानिस्तान हमसे वही कह रहा है कि आप वायलेट कर रहे हैं, तो अगर उस वक्त इंडिया के लिए गलत था तो हमारे लिए भी गलत है टू क्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज आज हमें वो जिसे कहते हैं ना द बूट इज़ ऑन द अदर फुट, उस वक्त बूट इधर था, बूट उधर है। तो अब सिचुएशन ये है कि फिर क्या किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो गेम चली है थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ये उस किस्म की गेम नहीं है जो इंडिया की गेम थी। इंडिया तो यूनिलैटरली क्रॉस करके बॉर्डर उसने आपको टारगेट करना शुरू किया, ठीक, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक। अब आइए आप हम हमारे यहाँ क्या है, हम वी आर कंसर्न, हम नहीं चाहते बिकॉज अफगान तालिबान जो हैं हमारे एलाइज रहे हैं और हम अभी भी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो उनको रिकग्नाइज करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक। हमने तो बड़ी दोहा टॉक्स ये वो सारा कुछ इंतजाम करवाया, सारा कुछ करवाया, सालेहतकार बने थे। एग्जैक्टली। तो अब क्या हम फिर अब इनके साथ भी अपने तल्लुकात बिगाड़ने के लिए तैयार हैं ताकि ये भी अब हमारे खिलाफ हो जाए। मैं ये समझता हूँ, और हेयर इज़ माई टेक, अच्छा, एम्बेसडर सादिक रिटायरमेंट में थे, ही वाज नो लॉन्गर इन दी एज एन एनवॉय, वो रिटायर हो चुके थे। ही वॉज वंस अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवॉय टू काबुल, बट देन ही हैड रिटायर्ड। उनको रिटायरमेंट से पुल करके वापस बनाया गया एनवॉय टू अफगानिस्तान। अच्छा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो पूरी टीम लेके गए हैं वहाँ जी, और वो मुलाकातें कर रहे हैं, हाई लेवल मुलाकातें, मंगल और बुध को ही उनकी मुलाकातें रही, और इस दौरान ही बाकायदा उनकी वजारत खारिजा बता रही है कि ये टैक्स किए गए, रेड लाइन अबूर की गई है। तो ये कैसे हो सकता है? आम तौर पे ये होता है कि इस किस्म के कदम उठाने से पहले अपने लोगों को पुल आउट कर लिया जाता है। अमेरिकन यही करते हैं, जहाँ यूनिलैटरल एक्शन लेना हो कि रिएक्शन ना आए, अपने लोगों को कहते हैं निकलो वहाँ से, एडवाइजरी जारी कर देते हैं और फौरन वापस बुला लेते हैं जी, अपने लोगों को भी निकाल लेते हैं। यहाँ तो आपने अपने लोग बैठा दिए वहाँ जाके और फिर आपने एक्शन किया, तो इसका क्या मतलब है? तो उधर नाज़िमुल अमूर को भी बुलाया, उसे एहतजाजी मुरासला भी दिया, लेकिन मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ। अच्छा, खुल के करना चाहता हूँ। बात यह है कि अफगान गवर्नमेंट के अंदर भी डिविजन्स हैं, देयर इज़ दी हकानी ग्रुप एंड देन देयर इज़ द कंधारी ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं मेन ग्रुप्स। ये पुराना मसला है वहाँ का। अच्छा, जो गवर्नमेंट है इट्स इन द हैंड्स ऑफ द कंधारी ग्रुप। अच्छा, कंधारी ग्रुप के तल्लुकात हैं विद टीटीपी। ओके, हकानी ग्रुप इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पाकिस्तान जी, इसीलिए जो जाता है वहाँ सबसे पहले हकानी ग्रुप से मुलाकात होती है, फिर जाके बाकी लोगों से होती है। गवर्नमेंट के अंदर नॉन हकानी लोग जो हैं जी, हकानी ग्रुप को, और इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप, बट इट्स स्टिल अ ग्रुप विद इन द अफगान तालिबान। अभी वो हावी नहीं है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप। तो इन्होंने जाके सिराजुद्दीन हकानी से मुलाकात की, जो बिग बॉस। उसके बाद अटैक आ गया। अब जो कॉन्फ्रंटेशन या जो डिफरेंसेस ओपिनियन चल रहे हैं बिटवीन द कंधारीज एंड दी हकानीज, वो वाज़ेह हैं। हकानी लोगों के एरिया जो है उसके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए जो इनकी बात नहीं मानते, वो पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप, ओके, विच इज़ द टीटीपी के अंदर कुछ लोग हैं वो अब हकानी को नहीं मानते और वो मानते हैं दूसरों को, उनकी लीडरशिप को। सो मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा बात ये हुई है कि हम ये करने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा हमारा यहाँ। अच्छा। उधर से उन्होंने कहा कि हम करेंगे, ठीक है, वो हमारा भी गड़बड़ है वहाँ, हमारी बात भी नहीं सुनते। हम ज़रूर फिर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा प्रोटेस्ट, बट वील कीप इट डाउन। ओके, आँख मारती फिर करना चाहते कर लो, ठीक है, असी डायरेक्टली नहीं कर सकते। अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकते। उनको सारा वक्त ये डर होता है कि ये अगर इनके ख़िलाफ़ किया तो ये अपनी बंदूकें हमारी तरफ कर देंगे, और IS जो है
ठीक, उसके साथ ना मिल जाए, और अगर ये मिल गए तो फिर टीटीपी की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो उन्होंने एंटेगनाइज नहीं करना टीटीपी को, ठीक, मगर इधर आँख मार दी है किसी करना था कर लो, अच्छा। इसीलिए मैं समझता हूँ जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया फ्रॉम अफगान गवर्नमेंट वो कमज़ोर है, वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ये होता कि आपने ये किया, वी आर एट वॉर। अच्छा, अरे भाई वो इफ दे कुड बी एट वॉर विद अमेरिका, व्हाट इज़ पाकिस्तान? मैं आपको बताऊं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। अच्छा, और वो भी नहीं चाहते कि ये टीटीपी वाले जो है ये डिस्टेबलाइज करें अफगानिस्तान को, मगर वो उनकी मजबूरी है कि वो डायरेक्ट एक्शन नहीं उनके खिलाफ ले सकते। वो तो चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ रास्ते खोलना चाहते हैं, 4 पैसे बनाना चाहते हैं, ऑयल फील्ड्स करना चाहते हैं, वो तो सिल्क रूट को खोलना चाहते हैं, वो क्या नहीं अब करना चाहते। दे आर बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उनकी बाकी एंटी वीमेन पॉलिसीज वो सारा अपनी जगह पे, बट वो पैसा का जो है ना, ल्योर ऑफ द मनी एंड वो टू मेक इट अ मॉडर्न अथॉरिटेरियन स्टेट वो बनाएंगे वो, एंड दे विल जॉइन हैंड्स विद चाइना एंड रशिया एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इंक्लूडिंग विद ईरान इफ नेसेसरी। तो पाकिस्तान को एंटेगनाइज नहीं करेंगे। आई थिंक ये सारा सोच के आंख मारी उन्होंने कर दिया। ये ऐसे नहीं है कि बड़ा इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया है। अच्छा। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने ये किया है। और इसके रिजल्ट होंगे बिफोर वी क्लोज? आई थिंक सो। यू थिंक सो? ओके, आप कुछ और जानना चाहें, सवाल हो आपके जहन में तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।